आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित से 17 मई को प्रस्थान किया। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर ले नहीं जाया जा सकता। इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए एक घोड़े का प्रबंध किया था। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है? लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ, पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदल कर ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूंगा। 3 साढ़े 3 घंटे में गौरा डाक बंगले में पहुंच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा है, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। 2-3 घंटे में घोड़े के आने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला। रास्ते कड़ी चढ़ाई उतराई थी, धूप भी तेज थी, मत पूछिए। अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात ना थी। रास्ते में बौशहरी नारियां डांडे पर के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थीं। कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु हर पाँव घंटे पर जान पड़ता था। फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सरहान के डाक बंगले पर पहुंच गया। बंगला बंद था। मालूम हुआ कि चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं। आज रात तो शायद ही लौटे। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, वह मेला ना जा सका था। नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया। पूछताछ करने पर मेट के पास चाबी निकल आई। थोड़ी देर बाद दौलत राम भी खच्चरों को हाँके आ पहुंचा। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मांदे हैं। दोपहर को छाछ पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही ठहरी, किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल था। हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति नहीं थी। अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुंचे। अभी 3-1 मील और चलना पड़ा। मानेवरी की धार आई। यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियाँ ऊड़ साड़ी पहने थीं। हाँ, ऊड़ साड़ी को ऊनी साड़ी न मान लीजिए। ये काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियाँ दाहिना कंधा खोलें कांटे से इस प्रकार पहनती कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियाँ पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कंटोप का काम देते हैं। रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था और बहुत परिश्रम से बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के दुपहले और शायद खटमल पिस्सुओं से भरे बर्राड़े को नापसंद कर मैंने दुकान की छां पसंद की। दुकान में काफ़ी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मेरे खाने खरीदने की कोई चीज़ न थी। पास के कटे खेत में अपनी राबड़ी डाले खम्पा पड़े थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद उनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय खम से खाना बदोशी करके इधर आए हों। इन लोगों का कहीं घर नहीं है। इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीद कर इधर से उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी शिमला, हरिद्वार, दिल्ली तक पहुंचते हैं और गर्मियों में सतलज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत। पास में खड़े खंपा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उनके कान खड़े हो गए। एक तरुण और उसकी माँ पास आई। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा, मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। माँ चाय बनाने चली गई। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुंह पर थी। उन्हें देखकर मेरे मन में भी यही ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्द्वंद हो गधा, खच्चर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 वर्ष का हो जाता, फिर इसी तरुण से कहता, लो दोस्त, अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरा करने के बाद हम देवदारों के सुंदर वन में थे। सारे रास्ते का यही सुंदर भाग था। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारों से ढका था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क से नीचे पास ही था, जिसमें मंदिर था। 18-20 खुंद का सडरा गांव यही है। इसी के पास किसी गुफा में बाड़ासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुंचे। वहाँ बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया। वहाँ ढिल्लन साहब मिले। ढिल्लन साहब ने बताया, इधर बहुत भालू हैं। वह आदमी को कम, किंतु गाय भेड़ बकरी को मार कर खा जाते। ज़्यादातर काले भालू हैं, किंतु ऊपर कंडों में भूरे भालू भी सुने जाते।
दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा और घोर जंगल। यदि भालू इधर आ जाए तो अंत में नींद आ गई। भालू सपने में भी नहीं आए। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए, सप्ताह में एक बार स्नान मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूं। हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य ही क्या रहेगा। नचार से 3 मील बांडतू के पुल तक उतराई ही उतराई। बांडतू बंगले पर कोई घंटा भर में पहुंच गए। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए काफ़ी समय था। अभी कल का भोजन पच नहीं पाया था, अतः पानी ही पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को अमृत कहना अत्युक्त ना होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची जमीन है। 2-3 चूली यानी कि खुबानी के वृक्ष भी थे। 4 घंटा विश्राम के बाद चलने का निश्चय किया। राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हुआ और जिनको यायाबार या घूमने फिरने वाला लेखक कहा जाता है। बोलगा से गंगा मेरी जीवन यात्रा इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। तो आपने आनंद लिया इस चित्र का, इस ड्राइंग का, जो मैंने पर्वतीय इलाके से उसी का चित्रांकन करने का प्रयास किया, और आपने कहानी का भी। साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमसे जुड़ें, हम आपसे। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।